Hello everyone, I am Prem Kumar Patle. Today I am here along with the third part of Kings, Farmers and Towns. Dear students, in this session about we will get the information about new cities as well as we will see the urban population. We will see the trade in the subcontinent and beyond. We'll get the information regarding coins and kings. We will see about the Brahmi script, Kharostre script, as well as we will see the historical evidence from inscriptions and limitation of inscriptional evidences. Dear students, अब तक हमने किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स चैप्टर में किंग्स और फार्मर्स की इन्फॉर्मेशन को गेन कर चुके हैं, उसको देख चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट न्यू सिटीज़, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस topic, which is towns. We will get information regarding towns. Dear students, the urban centers that emerged in several parts of the subcontinent from 6th century BCE. ये कहता है कि जितने भी नगरों का के बारे में बात करें या उनका जो विकास है वो 6th सेंचुरी BCE से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है. मैनी ऑफ दिस वर कैपिटल ऑफ महाजनपदास. ऐसी कई सारी सिटीज़ थी जो महाजनपदास की कैपिटल थी. वर्चुअली ऑल मेजर टाउन वर लोकेटेड अलॉन्ग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन. दैट वाज अ स्पेशल फीचर ऑफ दैट टाउन्स कि वो सभी के सभी जो थे वो कम्युनिकेशन जो रूट्स थे उस पर थे. फॉर एग्जाम्पल पाटलिपुत्र वर ऑन रिवराइन रूट, ठीक. उज्जैनी वर अलॉन्ग लैंड रूट्स. पुहार वर नियर द कोस्टर फ्रॉम वेयर सी रूट्स बिगेन. तो पाटलिपुत्र रिवराइन रूट पे था, उज्जैनी लैंड रूट पे था और पुहार जो कोस्टल एरियाज़ के पास था वो नियर द कोस्ट एरियाज था जहाँ से सी रूट स्टार्ट होता था. मैनी सिटीज़ लाइक मथुरा वर बस्टलिंग सेंटर ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी. इनमें एक सिटी ऐसी भी थी मथुरा जहाँ पर व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियाँ होती थी और उसका एक बस्टलिंग सेंटर मतलब जीवंत केंद्र था. सो वी हैव रीड हियर अबाउट द पाटलिपुत्र रिवराइन रूट पर, उज्जैनी which was located on land route, Puhar which is near to the coastal area, and the Mathura which was known as a bustling center. On the map you can see all the four cities which we have which I have described in previous slide: Mathura, Ujjaini, Puhar and Patliputra. Now students, we will get information regarding urban population, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन. अर्बन पॉपुलेशन में जो एलिट ग्रुप होता था वो अपनी कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करता था, कौन से आर्टिफैक्ट्स थे जो हमने रिकवर किया, उसके थ्रू हम एक ऐसी हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ एलिट ग्रुप था अर्बन पॉपुलेशन में और वो एलिट ग्रुप किन किन आर्टिफैक्ट्स को, किन मटेरियल्स को यूज़ करता था. वी हैव सीन दैट किंग्स एंड रूलिंग एलिट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज़. हमने जाना है, देखा है कि जो शासक वर्ग और राजा लोग होते थे वो किलेबंद नगरों में रहते थे. पीपल लिव इन दिस एरिया इवन टुडे. ओके, sorry, although it is difficult to conduct extensive excavations at most sites because people live in this area even today. आज ऐसे अधिकांश स्थल ऐसे हैं जहाँ पर व्यापक खुदाई करना बड़ा असंभव सा कार्य है क्योंकि यहाँ पर आजकल लोग रहते हैं, ठीक है. लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के अवशेष मिलते हैं, पूरा अवशेष मिलते हैं. Okay, a wide range of artifacts have been recovered from them. This include fine pottery, bowls and dishes. यहाँ से जो है उत्कृष्ट श्रेणी की मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियाँ, थालियाँ, ये सब मिलती है जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी हुई होती है, ठीक है, विद अ ग्लोसी फिनिश, जिस पर कलाईदार चमकदार कलाई चढ़ी हुई होती है. और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है. ये जो ग्लोशी फिनिश्ड पॉटरीज होती, बाउल और डिशेस, इसको नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है. प्रोबेबली यूज्ड बाय रिच पीपल, ये धनी लोगों के द्वारा शायद संभवतः इस्तेमाल की जाती रही होगी. एंड ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वैशल्स, फिगराइंस मेड ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा. ये जितने भी मटेरियल्स हैं बेटा
ये सभी के सभी रिच पीपल के थ्रू यूज़ किए जाते थे। ये अर्बन पॉपुलेशन का एक एलिट ग्रुप था। बाय द सेकेंड सेंचुरी BC वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन। हमें यहाँ पर दानात्मक अभिलेख भी मिलते हैं, वोटिव इंस्क्रिप्शन। इसमें नंबर ऑफ सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। दिस मेंशन द नेम ऑफ डोनर, इसमें जो दान देने वाले लोग हैं, एंड समटाइम्स स्पेसिफाई हिज हर ऑक्यूपेशन एज वेल। जो डोनर्स होते हैं उनके ऑक्यूपेशन के साथ इसके इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए वोटिव इंस्क्रिप्शन हमें मिल रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ सिटीज़ का जिक्र किया गया है कि उन सिटीज़ में कौन कौन से डोनर्स थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। पीपल हु लिव्ड इन टाउन्स, वॉशिंग फोक, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पोर्टर्स, गोल्ड स्मिथ्स एंड ब्लैक स्मिथ्स, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स एंड किंग्स। यहाँ पर इतनी वेराइटीज़ ऑफ ऑक्यूपेशन को बिलोंग करने वाले पॉपुलेशन या पीपल रहते थे। बेटा ये सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ है, गिल्ड्स एंड श्रेणीज। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स आर मेंशन्ड एज वेल। जो गिल्ड और श्रेणीज है वो उस कैटेगरी में किसको रखा गया, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको कहा गया श्रेणी। गिल्ड्स और श्रेणीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स आर मेंशन्ड एज वेल। ये श्रेणियाँ संभवतः पहले क्या करती थी कि रॉ मटेरियल को खरीदती थी, फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग करती थी, और जो मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है, जो प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसको मार्केट में सेल करती थी। ये इनका वर्क ऐसे ही था। दिस गिल्ड्स प्रोबेबली प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, रेगुलेटेड प्रोडक्शन एंड मार्केटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। The craft persons used a range of iron tools to meet the growing demand of urban elites. ये संभवतः जो एलिट ग्रुप होता था शहरों का, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, उनकी बढ़ती हुई जो डिमांड थी ना, उसको पूरा करने के लिए ये आयरन टूल्स का प्रयोग किया करते थे। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी हियर अबाउट द ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। उपमहाद्वीप और उसके बाहर के व्यापार के बारे में हम देखेंगे। तो फ्रॉम द 6th century BC, लैंड एंड रिवर रूट्स crisscrossed the subcontinent and extended in various direction over land into Central Asia and beyond and overseas। ये कहता है कि जो 6ठी शताब्दी है उसमें उपमहाद्वीपों में नदी के मार्ग थे, भूमार्ग, इनका मानो जैसे जाल सा बिछ गया था। नॉट इन अ सिंगल डायरेक्शन बट इन वेरियस डायरेक्शन, ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड द ओवरसीज। ये केवल मध्य एशिया ही नहीं बल्कि उसके आगे भूमार्ग जो था, लैंड रूट था, उसके आगे भी फैल चुका था। और समुद्र तट पर जितने भी कई बंदरगाह थे, वो अब कहाँ से, उसका एक्सटेंशन कैसा था वो देखिए। फ्रॉम पोर्ट्स दैट डॉटेड द कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग अक्रॉस द अरेबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। अरेबियन सी से होता हुआ ये ट्रेड जो है उत्तर अफ्रीका यानी नॉर्थ अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में होता हुआ फैलता चला गया ट्रेड। और वहीं पर बे ऑफ बंगाल से ये कहाँ जाता था, थ्रू द बे ऑफ बंगाल द साउथ ईस्ट एशिया ऑफ एंड चाइना। रूलर्स ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दिस रूट्स पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस। यहाँ पर भाई ये बंगाल की खाड़ी से होता हुआ जो ट्रेड रूट था वो कहाँ तक जाता था, चाइना तक। और इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी वहाँ तक ये ट्रेड फैला हुआ था। और जो किया जाता था, और जो शासक थे उन्होंने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की भी कोशिश की। संभवतः ये इन मार्गों से व्यापारियों की सुरक्षा के बदले में उनसे धन लिया करते थे। यह लिखा भी है, रूलर ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दिस रूट्स पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस। अब इसमें जो आने जाने वाले लोग थे, संभवतः कौन लोग हुआ करते थे, जैसे व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी होते रहे होंगे, बैलगाड़ी या घोड़े खच्चर से जैसे उन जानवरों के साथ चलने वाले व्यापारी होते रहे होंगे। और समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे जो काफ़ी खतरनाक हुआ करती थी, है ना। देयर वर सीफारर्स हु वेंचर्स वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल। रिस्क तो थी लेकिन काफ़ी उसमें उससे उनका लाभदायक भी होती थी। तमिल में जो है मसथुअन और प्राकृत में सतवाह और शेट्टी के नाम से ये प्रसिद्ध जो
सफल व्यापारी, बड़े धनी हो जाते थे। जो लोग सी फॉरर के रूप में या समुद्र मार्ग का व्यापार करके यात्रा करके व्यापार करते थे, तो तमिल भाषा में उनको, तमिल लैंग्वेज में मसथुअन कहा। प्राकृत में सथवा और सेट्टी के नाम से इनको जाना गया। कुड बिकम एनॉर्मसली रिच, ये काफ़ी धनवान हो जाते थे। और ये जो ट्रेड करते थे वो किस किस चीज़ का करते थे, देखिए, साल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल ओर्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, टू नेम ऑफ फ्यू। अब ये जो हमने जो डार्कली हाईलाइट कर रखा है बेटा, स्पाइसेस स्पेशली पीपर, जो काली मिर्च थी मसालों में, वर इन हाई डिमांड इन द रोमन एम्पायर। टेक्सटाइल एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड दिस वर ऑल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मेडिटेरियन। ये जो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च थी, इसके मसाले और कपड़ों जैसी जड़ी बूटियों की ही बड़ी भारी मांग थी। ठीक, रोमन साम्राज्य में जो पीपर थी, काली मिर्च जैसे मसाले और कपड़े और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी, इन सभी वस्तुओं को अरब सागर से, अरेबियन सी से होते हुए ये मेडिटेरियन पार्ट में पहुंचा दिया जाता था। नाउ क्वाइंस एंड किंग्स, विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वाइंस एंड किंग्स। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, इसको हमको सभी को ध्यान से समझना होगा। एक्सचेंज वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। जैसे जैसे ये सिक्कों का प्रचलन बढ़ा, तो वैसे ही एक्सचेंज की प्रोसेस भी फैसिलिटेट होने शुरू हो गई। पंच मार्क कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर और एंड कॉपर वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड। सबसे पहले चांदी और तांबे से जो मिंटेड कॉइन्स थे, आहत सिक्के, वो सबसे पहले ढाले गए, उनको ढाला गया। ठीक, जो पंच मार्क कॉइन्स थे सिल्वर और कॉपर के, उनको मिंट किया गया, उनको ढाला गया, और सबसे पहले ये प्रयोग में भी आए थे। These have been recovered from excavations at a number of sites throughout the subcontinent। ये वो पूरे महाद्वीप में जहाँ जहाँ इनकी खुदाई की गई, वहाँ सब इस प्रकार के सिक्के मिले। Numismatists have studied this and other coins to reconstruct possible commercial network। अब जो मुद्रा शास्त्री थे, ठीक, जो मुद्राओं का अध्ययन करने वाले लोग, उनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उन्होंने क्या काम किया कि जो कमर्शियल चैनल था, कमर्शियल नेटवर्क था, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश किया। अटेम्प्ट्स मेड टू आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ पंचमार्क कॉइन्स विद स्पेसिफिक रूल इन डायनेस्टीज। जो आज सिक्के थे उन पर जो प्रतीक बने हुए थे, वो स्पेशली बेटा वो मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिला करके दिखाई दे रहे थे, और उनको उनसे मिला करके पहचान करने की कोशिश भी की गई। तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने ही जारी किया था। ठीक है, इंक्लूडिंग द मौर्य सजेस्टेड दैट दीज वर इशूज बाय द किंग। द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक हु एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट 2nd सेंचुरी BCE। जो शासकों की प्रतिमा है, उनके नाम हैं, उसके साथ सबसे पहले सिक्के इंडो ग्रीक रूलर्स ने, यानी हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया, और ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। और वे लोग उपमहाद्वीप के, हमारे सब कॉन्टिनेंट के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अपने चिपडोम्स को स्टैब्लिश किए हुए थे। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड 1st सेंचुरी CE बाय द कुशान्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क में जनरली मैंने देखा है इसको कि पूछा गया है कई बार कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने बनाए, तो वो कुषाण राजाओं ने इसको जारी किया था। इनमें खास बात क्या थी? दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट विथ दोज इशूड बाय कंटेम्प्ररी रोमन एम्परर्स एंड द पार्थियन रूलर ऑफ ईरान एंड हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इनका जो आकार था, इनका वजन जो था, वो रोमन सम्राटों तथा ईरान के जो पार्थियन रूलर्स थे, शासक थे, उनके द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे, उनके बिल्कुल समान था। ठीक, बिसाइड्स hordes of Roman coins have been found from archaeological sites in South India. It is obvious that network of trade were not confined within political boundaries. South India was not part of Roman Empire, but there were close connection with through trade. बेटा ये रोमन कॉइन्स जो थे, आर्कियोलॉजिकल कई सारी साइट्स थे उसमें, वो भी साउथ इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में रोमन कॉइन्स साउथ में मिलते हैं।
अब एक बात तो यह है कि इससे ये पता चलता है कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी वो किसी ट्रेड नेटवर्क को कन्फाइंड नहीं करती थी, बैरियर्स को उसमें क्रिएट नहीं करती थी। तो और साउथ इंडिया जो था वो रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं था, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि रोमन एम्पायर का हमारे साउथ में जो चिपडम्स थे उनके साथ ट्रेड कनेक्शन बिल्कुल जुड़ा हुआ था, वो ट्रेड उनके साथ कंडक्ट किया करते थे। Coins were also issued by tribal republics such as that of the योधे of पंजाब एंड हरियाणा। बच्चों, पंजाब और हरियाणा के जैसे जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी योधे जो कबाइली थे उन गणराज्यों ने भी अपने सिक्के जारी किए, और पुराविदों ने योधे शासकों द्वारा जो जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले, जिनसे उनके योधेयों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती थी। ये बताता है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय द योधे। इट इज पॉइंटिंग दैट देयर इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक एक्सचेंज, दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमिक ट्रेड। मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय गुप्त रूलर्स। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ गुप्त शासकों ने भी अपने सोने के भव्य सिक्कों को जारी किया था। एंड द अर्लीस्ट इशूज आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। अच्छा, इनकी खास बात थी कि ये इनका जो सोना यूज़ किया था, इन्होंने गोल्ड जो यूज़ किया था वो अति उत्तम था, एकदम प्योर था। दिस कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच किंग आल्सो बेनिफिटेड। इन सिक्कों के माध्यम से दूर के देशों के साथ भी व्यापार करने में बड़ी आसानी होती थी, और जिससे शासकों को भी लाभ ही होता था। From 6th century onwards, finds of gold coins taper off। धीरे धीरे क्या हो गया कि छठी शताब्दी के पास ये गोल्ड कॉइन्स टैपर मोड में चले गए, कम होना शुरू हो गए। डज दिस इंडिकेट दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो क्या इससे ये पता चलता है कि उस समय आर्थिक संकट पैदा हो गया होगा? Some suggest that with the collapse of Western Roman Empire, long distance trade declined and has affected the prosperity of the states, communities and regions that had benefited from it। ये बतलाता है कि कुछ लोग का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के साथ साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था उसमें डेक्लाइनिंग आ गई। अब इससे जो स्टेट्स थे, राज्य थे, कम्युनिटी थी, समुदाय था, और जो रीजन्स थे उनकी प्रॉस्पेरिटी पर अफेक्ट पड़ना शुरू हो गया था। अदर आर्ग्यू दैट न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग अराउंड दिस टाइम। और कुछ लोग का कहना था कि नए नगर और व्यापारों का जो न्यू कनेक्शन है, न्यू नेटवर्क है, वो इमर्ज होना शुरू हो गया। ठीक, उनका यह भी कहना था कि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस और जो टेक्सचुअल्स मटेरियल है उनमें ज़रूर इस कॉइन्स का उल्लेख होता था। ठीक है, देयर आर फ्यूअर फाइंड्स बिकॉज कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन रेदर देन बीइंग हॉर्डेड। और कुछ लोग का ये भी मानना था कि जब ट्रेड हो रहा है तो कोई होर्डिंग नहीं करेगा, कोई उसको इकट्ठा नहीं करेगा, संग्रह नहीं करेगा, तो वो जो कॉइन्स रहेगा वो सर्कुलेशन में रहेगा। तो इकट्ठा नहीं मिल पाया, वो सर्कुलेशन में रहा और एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाया, जिस वजह से 6th सेंचुरी BCE के आसपास गोल्ड कॉइन्स की जो है वो टैपर मोड में जाना शुरू हो गया था। बेटा ये कुछ इमेजेस हैं। फर्स्ट है पंचमार्क कॉइन, सेकंड योधे कॉइन, और थर्ड है गुप्त कॉइन्स। नाउ विल सी अबाउट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, कि वो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया होगा। मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी। द स्क्रिप्ट यूज इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये कहता है कि ब्राह्मी जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं वो लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। द ब्राह्मी सभी जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो किससे डिराइव हुई है? ब्राह्मी से। द स्क्रिप्ट यूज इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन, और जिसका इस्तेमाल सम्राट अशोक के अभिलेख में भी किया गया है। यूरोपियन स्कॉलर्स एडेड बाय इंडियन पंडित्स वर्क बैकवर्ड फ्रॉम कंटेम्प्ररी बंगाल एंड देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट्स कंपेयरिंग देयर लेटर्स विद ओल्डर स्पेसिमेन। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे दे वांट टू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दे वर्कड अलॉन्ग विद द इंडियन पंडित एंड दे
identify the scripts. They tried to identify the scripts which were in देवनागरी. ठीक है, वो जो देवनागरी में थी, बंगाली में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, उसके लेटर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया और उसका स्टडी स्टार्ट किया, और उनके अक्षरों की, जो प्राचीन अक्षरों के जो नमूने होते थे, उससे कंपैरिजन करना शुरू किया. स्कॉलर्स हु स्टडी अर्ली इंस्क्रिप्शन समटाइम्स एज्यूम्ड दीज वर इन संस्कृत. कभी कभी वो जो अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वान थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं. ऑल्दो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन फैक्ट इन प्राकृत, जबकि वो प्राचीन अभिलेख किस भाषा में थे? प्राकृत लैंग्वेज में थे. जेम्स प्रिंसेप was able to decipher अशोकन ब्राह्मी in 1838. ये कहता है कि कई सारे जो अभिलेख थे वैज्ञानिकों के ने काफ़ी हार्ड वर्क किया, इन्वेस्टिगेट किया, और उनके परिश्रम के बाद जो जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने अशोककालीन जो ब्राह्मी लिपि थी उसको 1838 में उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ निकाल लिया था. तो इस तरह से जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन ब्राह्मी को आइडेंटिफाई कर लिया था. Now we will see here about the Kharoshthi. The story of the decipherment of Kharoshthi, the script used in inscription in the northwest is different. ये कहता है कि जो नॉर्थ वेस्ट में खरोष्ठी लिपि को यूज़ किया गया है, जो पढ़ा गया है, वो उसकी कहानी कुछ अलग है. इस क्षेत्र में शासन करने वाले लोग थे वो हिंदी यूनानी राजा थे, इंडो ग्रीक किंग्स थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है. हु रूल्ड ओवर द एरिया, how facilitated matter. These coins contain the names of king written in Greek and Kharoshthi scripts. इन राजाओं के नाम जो थे वो ग्रीक और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में भी लिखे गए थे, यूनानी और खरोष्ठी भाषा में लिखे गए थे. The symbol for a could be found in both scripts for writing name such as apollodots, with Prinsep identifying the language of the Kharoshthi inscription as a Prakrit. ये कहता है कि उदाहरण के तौर पर अगर दो लिपियों में अपोलोडोट्स का नाम लिखने के लिए एक ही प्रतीक है, मान लीजिए ए है ना. अब चूंकि प्रिंसेप की ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की जो भाषा है उसकी प्राकृत भाषा के रूप में पहचान की थी, इसलिए इन अभिलेखों को पढ़ पाना भी सरल हो गया था खरोष्ठी के कारण. नाउ वी विल रीड हियर अबाउट द हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस. इसमें बेटा एपिग्राफर्स जो थे, हिस्टोरियंस जो थे, उनके वर्क को, उनके काम करने के तरीके को पता लगाने के लिए हमें अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से समझना पड़ेगा. ठीक है. पहला, अशोक इज नॉट मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन. व्हाट इज यूज्ड इनिशिएटेड आर टाइटल्स adopted by the ruler Devanampiya, often translated as a beloved of gods and Piyadasi or pleasant to behold. यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये है कि अशोक द्वारा जितनी भी अपनाई गई उपाधियाँ थी या उसका प्रयोग किया गया था, जैसे कि देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, पियदस्सी यानी देखने में बहुत सुंदर, अशोक नाम से अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियाँ भी लिखी है. इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद जो अभिलेख शास्त्री थे, इंस्क्रिप्शन को रीड करने वाले लोग हैं, उन्होंने पता लगाया. क्या पता लगाया? आफ्टर द एग्जामाइनिंग ऑल दिस इंस्क्रिप्शन एंड फाइंडिंग दैट दे मैच इन टर्म ऑफ कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज एंड पैलियोग्राफी, एपिग्राफिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट दे वर इशूड बाय द सेम रूलर. ये कहते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन में लिखे गए, अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में जो कंटेंट है, विषय है, स्टाइल है, लैंग्वेज है, ये सब की सब एक जैसी है. तो ये इस बात से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये एक ही शासक ने इन सभी इंस्क्रिप्शंस को बनवाया था. सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर एविडेंट इफ वी लुक एट एन अशोक इंस्क्रिप्शन which has often been interpreted as reflecting the anguish of the ruler as well as marking a change in his attitude towards warfare. As we shall see, the situation becomes more complex when we move beyond reading the inscription at face value.
इनमें कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख से भी मिलते हैं, जिसमें अशोक ने कलिंग में जो युद्ध किया था, तो उसकी जो वेदना है, उसकी तकलीफ जो थी, वो इन इंस्क्रिप्शन के माध्यम से प्रतिबिंबित होती है। साथ ही युद्ध के प्रति उनकी जो मनोभाव थे, उसमें जो परिवर्तन हुआ था बेटा, उसको भी बतलाता है। अब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, ये अभिलेखों के जो मीनिंग्स हैं, उनके जो शाब्दिक अर्थ है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो ये परिस्थिति है वो और भी जटिल होती हुई समझ में आने लगेगी। कब? जब आप इनके इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शंस को जब आप रीड करेंगे तो आप समझते जाएंगे कि इनकी परिस्थितियाँ कैसी और भी आगे जटिल हो गई थी। अशोक के अभिलेख जो हैं आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, और उसमें इनकी जो मन की स्थिति थी उसको परिलक्षित करने वाले अभिलेख लेकिन वहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है, अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी, यानी कलिंग जो उड़ीसा में है वहाँ पर उसके अभिलेख नहीं मिले थे। तो प्यारे बच्चों, आगे ये जो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आप इसकी रीडिंग लगा करके इसके प्रॉपरली नोट्स को मेंटेन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक के जस्ट नीचे आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करें, और ये जो टाइमलाइन दी हुई है इसको आप अपनी बुक से भी इसको रीड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।